all. So today we are going to start new chapter from human physiology. Human physiology का ये पहला चैप्टर है जो कि है breathing and exchange of gases, which is very interesting and beautiful chapter. ऐसे नहीं कि यही interesting है, बाकी के सारे chapters इतने ही interesting है zoology के, ऐसे सारे biology के chapters interesting है, लेकिन human physiology का ये पहला चैप्टर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है. तो उतने ही इंटरेस्ट के साथ आप भी पढ़िए ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस. एक्सचेंज ऑफ गैसेस. तो जैसे कि आपको पता है, कोई भी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम क्या करते हैं, उस चैप्टर के जो टाइटल है, उस चैप्टर का जो नाम है, उसके मीनिंग के थ्रू जाते हैं हम. तो अब इस चैप्टर का नाम क्या है? ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस. जैसे आप में से कुछ बच्चों ने शायद पहला जो मेरा लेक्चर था वो लेक्चर अटेंड किया होगा. कोई था पहले लेक्चर में? यस. तो पता होगा, बहुत सी चीजें पता होगी, है ना. देखो, पहले तो इस टॉपिक के नाम के मीनिंग से जाएंगे हम. अब पहले देखो, ब्रीदिंग मतलब क्या. नाउ व्हाट इज मीन बाय ब्रीदिंग? इनहेल एंड एक्सहेल. यस, इनहेल एंड एक्सहेल. जैसे कि हम एनसीईआरटी बोलते हैं, एनसीईआरटी लाइन टू लाइन बोलते हैं, लेकिन एनसीईआरटी के पहले ही पैराग्राफ में ऐसा दिया गया है ब्रीदिंग के लिए कि ब्रीदिंग इज एक्सचेंज ऑफ O2 फ्रॉम एटमॉस्फेयर विथ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड इन सेल नोन एज ब्रीदिंग. एंड उसी के आगे दिया है कॉमा देके, कॉमनली नोन एज रेस्पिरेशन. मतलब एनसीईआरटी हमें क्या बता रहा है? ब्रीदिंग इज कॉमनली नोन एज रेस्पिरेशन. यस, ये हमें एनसीईआरटी बता रहा है. तो इसका मतलब क्या हो गया? ब्रीदिंग इज कॉमनली नोन एज रेस्पिरेशन. मतलब वो क्या बोलना चाह रहे हैं कि ब्रीदिंग मतलब रेस्पिरेशन, मतलब ब्रीदिंग का मतलब ही रेस्पिरेशन. लेकिन क्या ऐसे है? नहीं. तो ब्रीदिंग एक अलग टर्म है और रेस्पिरेशन एक अलग टर्म है. रेस्पिरेशन इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस, जो कि ब्रीदिंग एक सिर्फ इनहेल एंड एक्सहेल होता है, सिर्फ एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है. ठीक है. तो पहले हम ब्रीदिंग देखेंगे, बाद में हम रेस्पिरेशन का मीनिंग देखेंगे. ठीक है. तो देखो, ब्रीदिंग मतलब क्या. देखो, इस टॉपिक के नाम में ही है, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस टॉपिक का नाम है. तो एंड को हटा दो, ब्रीदिंग का मीनिंग क्या हो जाएगा? लेट्स से हमने एंड को हटा दिया, तो ब्रीदिंग मतलब क्या? एक्सचेंज ऑफ गैसेस. क्लियर है. तो ब्रीदिंग मतलब सिर्फ एक्सचेंज ऑफ गैसेस, सिर्फ और सिर्फ एक्सचेंज ऑफ गैसेस. मतलब सिर्फ इनहेल, हम इनहेल करके क्या ले रहे हैं? अंदर ऑक्सीजन ले रहे हैं. आप एक्सहेल कर रहे हो, मतलब आप क्या छोड़ रहे हो? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हो. ठीक है. तो बस यही प्रोसेस, सिर्फ आप इनहेल कर रहे हो और आप एक्सहेल कर रहे हो, बस. ब्रीदिंग मतलब यहाँ तक इतनी ही लिमिटेड है ब्रीदिंग. ठीक है. और जो आगे वो प्रोसेसेस होते हैं, जो भी कुछ बायोकेमिकल प्रोसेस होने वाले हैं सेल के अंदर, सेलुलर लेवल पे, दैट इज सेलुलर रेस्पिरेशन. ठीक है. तो ब्रीदिंग का मतलब क्या हो गया? एक्सचेंज ऑफ गैसेस. ब्रीदिंग मतलब एक्सचेंज ऑफ गैसेस. कौन से गैसेस? O2 and CO2. तो इसकी जो एक प्रॉपर स्टेटमेंट आएगी, जो हमारी एनसीईआरटी में दी है, या डेफिनेशन मान लो, तो क्या होगा? एक्सचेंज ऑफ, लेट्स से डेफिनेशन लिख लो. डेफिनेशन क्या आएगी इसकी? एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन from atmosphere with CO2 produced by or produced in cell. ठीक है. called breathing. मतलब इनहेल एंड एक्सहेल मतलब क्या? ब्रीदिंग. और एनसीईआरटी में इसी के आगे ऐसे दिया है, कॉमनली नोन एज रेस्पिरेशन. लेकिन ये बात सही नहीं है कि ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन दोनों सेम ही है. ठीक है. इसलिए हम इस स्टेटमेंट में ये नहीं लिखेंगे अपने नोट्स में, माना कि एनसीईआरटी ने ये दिया है, लेकिन ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन दो अलग अलग टर्म्स है, दोनों का मीनिंग अलग होता है, दोनों में अलग प्रोसेसेस होते हैं. दैट्स व्हाई रेस्पिरेशन एक
अलग है और ब्रीदिंग अलग है। रेस्पिरेशन में ब्रीदिंग आता है, मानते हो इस बात को? रेस्पिरेशन मतलब पूरा प्रोसेस, जैसे उसमें आप सांस लोगे, उसके थ्रू आप ऑक्सीजन अंदर ले रहे हो, फिर वो ऑक्सीजन को आप अल्वेलाई पे मतलब उस लेवल पे एक्सचेंज कर रहे हो, फिर ऑक्सीजन सेल में जाएगा, सेल के अंदर वो बड़ा सा प्रोसेस होगा, बायोकेमिकल प्रोसेस, ठीक है, ये है रेस्पिरेशन। लेकिन ब्रीदिंग मतलब सिर्फ सांस लेना एंड सांस छोड़ना, वो ब्रीदिंग, ठीक है। तो पूरा रेस्पिरेशन ब्रीदिंग ये दोनों चीजें इक्वल नहीं है, ठीक है, दैट्स व्हाई ये हम नहीं लिखेंगे। लेकिन मैंने इसलिए बताया क्योंकि हम लाइन टू लाइन एनसीईआरटी जाते हैं तो वहाँ पे आपको कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए, ठीक है। ब्रीदिंग समझ में आई। अब एक्सचेंज ऑफ गैसेस, इसमें हमने क्या क्या बोला? इनहेल एंड एक्सहेल, से इनहेल एंड एक्सहेल। ब्रीदिंग मतलब सिंपली इनहेल एंड एक्सहेल। इनहेल क्या करते हो आप? O2, एक्सहेल क्या कर रहे हो आप? CO2। क्लियर है बात? ये सबको पता है। अब मुझे एक बात बताओ, इनहेल और एक्सहेल दोनों प्रोसेस में से किस प्रोसेस में आपको एफर्ट्स देना पड़ता है, कुछ एनर्जी लगानी पड़ती है? आप सांस लेके देखो इसे और सांस छोड़ो, जस्ट रिलैक्स हो गया। इनहेल में आपको कुछ एफर्ट्स देना पड़ रहा है जो कि आपको एक्सहेल करने में, एक्सहेलेशन में या एक्सपीरेशन, ठीक है, इसे हम इंस्पिरेशन भी बोलते हैं, इनहेल, इसे हम इंस्पिरेशन भी बोलते हैं, इंस्पिरेशन, मोटिवेशन वाला नहीं, इंस्पिरेशन। इन आप अंदर ले रहे हो कुछ गैस और इसे आप एक्स, पहले बताया था मैंने आपको, एक्स कहीं भी आ जाए मतलब वहां से कोई चीज एग्जिट करने वाली है, एक्सपीरेशन, है ना। तो जब आप सांस लेते हो आपको कुछ एफर्ट्स देना पड़ता है, कुछ एनर्जी यूटिलाइज होती है, क्योंकि जब आपको इनहेल करना है मतलब सांस लेना है तो जो भी कुछ मसल्स इन्वॉल्व होते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम में उन्हें कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है। बहुत से चेंजेस आते हैं, जो अपने रिब्स है उनमें जो मसल्स पाए जाते हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है, तब अपना रिब के जो है ऐसे लिफ्टअप होता है, फिर लंग्स की वॉल्यूम बढ़ती है, ये सारा प्रोसेस होता है, तब जाके प्रेशर ग्रेडियंट बनता है और सांस मतलब O2 आपके बॉडी के अंदर आता है, ठीक है। तो ये कौन सी प्रोसेस होगी? इनहेलेशन होगी, एक्टिव प्रोसेस, ठीक है। इनहेलेशन क्या होगी? एक्टिव प्रोसेस। और अगर आपको CO2 बॉडी के बाहर निकालना है, कोई नहीं, जो भी मसल्स, जो भी चीज़ें आपने कॉन्ट्रैक्ट की थी, जो भी आपने फोर्सफुल इनहेलेशन किया है, जस्ट आप रिलैक्स हो जाओ, सांस बाहर मतलब CO2 आपके बॉडी के बाहर जाएगा। मतलब ये कौन सी प्रोसेस है? पैसिव, कुछ भी एफर्ट्स या एनर्जी यहाँ पे यूज नहीं होती है, दैट्स व्हाई इनहेलेशन इज एक्टिव प्रोसेस एंड एक्सहेलेशन इज पैसिव प्रोसेस एंड ब्रीदिंग मीन्स सिंपली इनहेल एंड एक्सहेल या एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ब्रीदिंग क्लियर है आपको? अब कोई भी इस कंफ्यूजन में नहीं रहेगा कि ब्रीदिंग मतलब सेम वो जो हम प्रोसेस दिखते हैं ना जिसमें एटीपी बनती है रेस्पिरेशन वाला, वो वाला रेस्पिरेशन मतलब सेलुलर रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग दोनों अलग अलग टर्म्स है, ठीक है। क्लियर है बात? अब रेस्पिरेशन मतलब क्या? देखो, रेस्पिरेशन मतलब जिस ऑक्सीजन को आपने लिया है बॉडी में, अब ऑक्सीजन हम ऐसे ही नहीं ले रहे, क्योंकि देखो एनवायरमेंट में, हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारे गैसेस पाए जाते हैं, यस, बहुत सारे गैसेस अपने एटमॉस्फेयर में पाए जाते हैं, तो हम ऑक्सीजन ही क्यों ले रहे हैं? जैसे हमने पहला चैप्टर पढ़ा है रेस्पिरेशन का प्लांट की केस में, तो हमने वहाँ पे रोल देखा है ऑक्सीजन का, ठीक है। तो हम ऑक्सीजन ले क्यों रहे हैं? कुछ तो हमें उसका यूज होने वाला है आगे चल के, वो हमारे यूज में आने वाला है, इसलिए हम ऑक्सीजन ले रहे हैं। तो ये जो आप ऑक्सीजन आप ब्रीदिंग के थ्रू ले रहे हो, उस ऑक्सीजन का यूज करके जो एटीपी बनाई जाती है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन, ठीक है। तो रेस्पिरेशन में हम क्या करते हैं? जैसे अगर आप लिखते हो ब्रीदिंग वर्सेस रेस्पिरेशन, जैसे मान लो यहाँ पे लिखा है ब्रीदिंग वर्सेस रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन मतलब क्या?
ऑक्सीजन हमने इनहेल किया है उसको यूटिलाइज करना और उसको यूटिलाइज करके एटीपी बनाना, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन। ठीक है, मतलब लेट्स से मान लो हमने क्या किया है, अभी कुछ खाना खाया आपने, लेट्स से मान लो आपने पराठा खाया, ठीक है। स्टार्च किस में पाया जाता है? आलू में स्टार्च पाया जाता है, यस। तो आपने आलू का पराठा खाया मान लो, मैं यहाँ पे लिखती हूँ, लेट्स से आपने खाया आलू का पराठा। अब इट कंटेन्स स्टार्च, यस। आलू, पोटैटो कंटेन्स स्टार्च, मतलब आपने क्या खाया? कंटेन्स स्टार्च, मतलब आपकी बॉडी में अभी क्या गया है? स्टार्च। अब ये स्टार्च जो है, देखो पहले नीट के सिलेबस में या अपने एनसीईआरटी में डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन नाम का एक चैप्टर था। मतलब जो भी अपना सिलेबस है बहुत ही सिक्वेंशियल या बहुत ही स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में बनाया गया है कि पहले डाइजेशन एब्जॉर्प्शन वाला चैप्टर था, बाद में ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस वाला चैप्टर था। ये डाइजेशन वाला चैप्टर पहले इसलिए था, जो भी आप खाना खा रहे हो, ठीक है, उसे आप डाइजेस्ट कर रहे हो, मतलब खाना खाना सिर्फ आपने खाना खाया मतलब डाइजेशन है क्या? नहीं, वो बहुत से प्रोसेसेस के थ्रू जाता है, उसको ब्रेक डाउन किया जाता है, उसको सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म से उसको सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, उसे हम डाइजेशन बोलते हैं। अब ये जो स्टार्च है इसको क्या किया जाएगा डाइजेशन में? इसको सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट किया जाएगा। जैसे मान लो contains starch, break down into simpler form और digestion of starch। अब यहाँ पे क्या होगा बॉडी में अपनी? स्टार्च का डाइजेशन होगा, ठीक है। चलो मान लो स्टार्च का डाइजेशन हो गया। अब जब स्टार्च का डाइजेशन होगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ग्लूकोज में। जैसे मान लो यहाँ पे और भी आ सकते हैं, हम एग्जांपल के तौर पे ग्लूकोज ले रहे हैं, लेकिन यहाँ पे लेट्स से मान लो सेलुलर रेस्पिरेशन हो रहा है या बायोकेमिकल प्रोसेस हो रही है टू जनरेट एटीपी, तो वहाँ पे अमाइनो एसिड्स हो सकते हैं, वहाँ पे फैट हो सकता है, वहाँ पे और भी कोई दूसरे कार्बोहाइड्रेट्स हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम ग्लूकोज लेते हैं क्योंकि हमें वो एक रिएक्शन, फाइनल रिएक्शन सबको पता होती है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ सेल, वो सबको पता है बायो स्टूडेंट को, वैसे ये ग्लूकोज वाला रिएक्शन भी सबको पता होता है, तो हम वही लेंगे यहाँ पे। अब इसका डाइजेशन हो गया स्टार्च का, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? इट गेट कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज। अब हमारे पास ग्लूकोज है, अब आपने खाना खाया है, खाना डाइजेस्ट हो चुका है, डाइजेस्टिव जूसेस बन चुके हैं, अभी ग्लूकोज बन चुका है, वो ग्लूकोज कहाँ पे लोड होगा? जो भी कुछ आप खाते हो पीते हो, सेल में जाने से पहले वो किसके थ्रू सर्कुलेट होता है? जैसे आपने जूस भी पिया है, आपने गोली खाई है, कुछ भी खाया है आपने, सबसे पहले वो किस में मिक्स होता है? हार्मोन्स में बनते हैं, तो किस में लोड किए जाते हैं? ब्लड में, ठीक है, ब्लड में ग्लूकोज लोडेड इनटू ब्लड। अब ये जो ग्लूकोज है ये ब्लड में लोड किया जाएगा, लोडेड इनटू ब्लड, और ये ब्लड के थ्रू सर्कुलेट होके ये किसके पास जाएगा? ये जाएगा सेल्स के पास, हर एक सेल के पास जाएगा, और वहां पे ये ग्लूकोज किस में लोड किया जाएगा? सेल लोडेड सेल्स, ठीक है। अब ये ग्लूकोज भी जो है वो गया सेल्स के पास। आपने जो ऑक्सीजन इनहेल किया था, अब आपने जो इनहेल किया है ऑक्सीजन, वो भी कहाँ जाएगा? देखो जब हम ब्रीदिंग करते हैं या इनहेल करते हैं, लेट्स से मान लो ये अपनी रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ट्रैकी ऐसे ही बनाती हूँ, ये ब्रोंकाई है, ये ऐसे ऐसे ब्रांचिंग करके लास्ट में यहाँ पे लेट्स से मान लो अल्वेओलाई है, ठीक है। तो
जब ये ऑक्सीजन आप इनहेल कर रहे हो, आप ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हो, यस, ऑक्सीजन नोज से होके पूरे पैसेज से होके ये ऑक्सीजन कहाँ जाएगा, ये पूरा ट्रैवलिंग करके ये ऑक्सीजन जाएगा अल्वेओलाई में, लास्ट में हम आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। जब ये ऑक्सीजन यहाँ अल्वेओलाई में जाएगा, इस जगह पे भी एक्सचेंज होगा। देखो हमने ब्रीदिंग को जस्ट कॉमनली एक्सचेंज ऑफ गैसेस बोला है, इनहेल एंड एक्सहेल, लेकिन जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है, एक तो नोज मतलब फाइनल इनहेल एंड एक्सहेल, यहाँ पे एक एक्सचेंज हो रहा है, मतलब एटमॉस्फेयर में और अपनी बॉडी, यहाँ पे एक एक्सचेंज हो रहा है, और यहाँ पे एक एक्सचेंज होता है। देखो जो अपने अल्वेओलाई है, इसके पास से ब्लड वेसल्स जाते हैं, यस, ये तो जनरली आपको पता है, प्रीवियस स्टैंडर्ड्स में भी आपने ये पढ़ा है। तो ये अल्वेओलाई में से ऑक्सीजन वेसल में जाएगा और वेसल में से कार्बन डाइऑक्साइड अल्वेओलाई में जाएगा, यहाँ पे भी एक एक्सचेंज हो रहा है, मानते हो इस बात को, ठीक है। अब ये वेसल जो है, इसमें आ गया O2 ऑक्सीजन, अब ये ऑक्सीजन को लेके ये वेसल ऐसे ही घूमेगी, सिर्फ घूमेगी, घूमते रहेगी, कहीं पे तो ये डेस्टिनेशन है ना उसका, किसी एक प्रॉपर प्लेस पे उसको लेके जाना है ऑक्सीजन को, तो ये अल्वेओलाई के एक पॉइंट पे एक्सचेंज होगा, और कहाँ पे एक्सचेंज होगा बताओ मुझे, सेल्यूलर लेवल पे एक्सचेंज होगा। देखो ये वेसल्स ने ऑक्सीजन लिया है, ये वेसल्स ने ऑक्सीजन लिया है, ये वेसल्स ऑक्सीजन लेके कहाँ जाएंगे, सेल्स में, क्योंकि मेन एटीपी जनरेशन कहाँ होने वाला है, सेल में, तो ऑक्सीजन को कहाँ तक लेके जाना है आपको, सेल्स तक, तो ये ब्लड वेसल्स ये ऑक्सीजन लेके जाएंगे सेल के पास, मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन भी लोड हो जाएगा सेल में। जैसे मान लो यहाँ पे सेल है, ये ब्लड वेसल्स है, तो ये ब्लड वेसल्स यहाँ पे भी ऑक्सीजन का एक्सचेंज करेंगे, ठीक है। हमने जब स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन देखा तो हमने वहाँ पे देखा था एपिथेलियल टिश्यू जो है सिंपल, यस, तो वो जो अपने वेसल्स होते हैं ब्लड वेसल्स, उनके वॉल्स पे भी सिंपल एपिथेलियम पाए जाते हैं, क्यों, क्योंकि वहाँ पे डिफ्यूजन एक्सचेंज ऑफ गैसेस करवाना है, ठीक है। तो ये जो ऑक्सीजन यहाँ से इनहेल आपने किया, ये अल्वेओलाई के लेवल पे यहाँ पे एक बार एक्सचेंज होगा, मतलब मेन एक्सचेंज वाला पार्ट वही होता है, और फिर वो सर्कुलेट होते होते वो किसमें लोड हो जाएगा, सेल्स में वो लोड हो जाएगा, ठीक है। मतलब अब देखो सेल में क्या क्या लोड हो चुका है, इरेज करती हूँ, मतलब जो ऑक्सीजन आपने इनहेल किया है यहाँ पे, तो ये भी ऑक्सीजन विल ऑल्सो लोड इन ब्लड, O2 लोडेड इन सेल्स, सॉरी, मतलब सेम बात है, ये ऑक्सीजन ब्लड में लोड हो जाएगा और ब्लड के थ्रू ये फिर बाद में ऐसे बहते बहते सेल्स में लोड हो जाएगा। अब सेल में क्या क्या है, देखो सेल में ऑक्सीजन भी आ गया है ना, ऑक्सीजन भी आ गया, सेल में आपका ग्लूकोज भी आ गया, ठीक है, मतलब अभी सेल के पास ऑक्सीजन भी है, सेल के पास ग्लूकोज भी है, तो सेल में क्या होगा, बायोकेमिकल प्रोसेस होगा, मतलब वहाँ पे एक केमिकल रिएक्शन होगा और लंबा सा रेस्पिरेशन वाला प्रोसेस होगा, जिसे हम सेल्यूलर रेस्पिरेशन बोलते हैं, ठीक है। हाँ, कुछ हद तक अगर आपको बोलना भी है कि ये जो ब्रीदिंग वाला प्रोसेस रेस्पिरेशन में आता है, तो उसमें भी एक्सटर्नल रेस्पिरेशन बोला जाता है, ठीक है। तो जो सेल्यूलर रेस्पिरेशन है या जो रेस्पिरेशन है वो यहाँ पे होगा, मतलब सेल के अंदर होगा प्रोसेस, लेट्स से ये सबको पता है कौन सा प्रोसेस होने वाला है यहाँ पे, देखो सेल में ऑक्सीजन है, सेल में ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज को ब्रेक डाउन किया जाएगा, मतलब ग्लूकोज C6H12O6 प्लस, मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये क्या बनाएगा, CO2 प्लस H2O प्लस ATP, ठीक है। कितने ATP मिलते हैं हमें, 38, ठीक है। इसके बाद दूसरा पॉइंट क्या आता है, अगर हम ये टॉपिक पढ़ रहे हैं कौन सा, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, इतना लंबा टॉपिक हम पढ़ रहे हैं कि ब्रीदिंग क्या है, रेस्पिरेशन क्या है, लेकिन ब्रीदिंग जरूरी क्यों है, क्यों ब्रीदिंग जरूरी है, व्हाई ब्रीदिंग इज नीडेड, जीने के लिए, व्हाई ब्रीदिंग इज नीडेड,
यस करेक्ट, मतलब आपको अगर जीना है तो आपको एनर्जी चाहिए, मतलब मेटाबॉलिज्म होना। देखो हमने क्राइटेरिया ही क्या बताया था लिविंग ऑर्गेनिज्म का कि मेटाबॉलिज्म होना जरूरी है। मेटाबॉलिज्म मतलब ये जो कुछ सारे प्रोसेस होते हैं बायोकेमिकल प्रोसेस, और बायोकेमिकल प्रोसेस में से मतलब रेस्पिरेशन की प्रोसेस में से हमें एटीपी मिलता है, जिसमें से हमें एनर्जी मिलती है और हम मतलब जी रहे जो भी कुछ एक्टिविटीज कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, ऑक्सीजन हैज टू बी कंटिन्यूअसली प्रोवाइडेड टू सेल्स। एक तो ये बात है कि ऑक्सीजन कंटिन्यूअसली हमारे सेल्स को प्रोवाइड करना ही चाहिए, होना ही चाहिए, उसके बगैर हम नहीं जी सकते। और दूसरी बात, जो टॉक्सिक गैस दैट इज CO2 अपनी सेल के अंदर बन रहा है उसी प्रोसेस के दौरान, क्योंकि देखो कोई भी अच्छी प्रोसेस होती है तो साथ में उसके एक नेगेटिव प्रोसेस आता भी है। यस जैसे हमें रोज पसंद है तो उसके साथ थॉर्न्स भी आते हैं, है ना। तो वैसे ही हम एटीपी जनरेट कर रहे हैं लेकिन उसके साथ बन रहा है CO2, तो इट शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम आवर बॉडी, दैट्स व्हाई ब्रीदिंग इज नेसेसरी। सो व्हाई ब्रीदिंग इज नीडेड, सो इसका आंसर आएगा O2 हैज टू बी O2 has to be continuously provided to our body and अब वो क्यों हमारी बॉडी को कंटिन्यूअसली O2 प्रोवाइड करना चाहिए, फॉर जनरेशन ऑफ एटीपी, है ना। रेस्पिरेशन के लिए O2 नेसेसरी है, उसके बगैर हम एटीपी नहीं बना सकते, ठीक है। दैट्स व्हाई हमें कंटिन्यूअसली हमारी बॉडी को O2 चाहिए होता है। सो O2 हैज टू बी कंटिन्यूअसली प्रोवाइडेड टू आवर बॉडी एंड CO2 या टॉक्सिक सब्सटेंस CO2 which is produced by or produced in cells has to be removed from our body। मतलब ऑक्सीजन की नेसेसिटी तो है हमारी बॉडी को, लेकिन उसके साथ में जो एक टॉक्सिक सब्सटेंस CO2 बनता है उसको हमारी बॉडी के बाहर निकालना उतना ही जरूरी है, दैट्स व्हाई ब्रीथिंग जरूरी है, ठीक है। समझ में आई बात। अब देखो लेट्स से ये अपनी बॉडी है, मान लो अब आपने जो भी खाना खाया है कुछ भी एनर्जी के लिए, लेट्स से मान लो यहाँ पे अमाइनो एसिड्स है, अमाइनो एसिड्स या फैटी एसिड्स, फैटी एसिड्स या प्रोटीन्स है, प्रोटीन सब इसमें आ गए, या ग्लूकोज है, ग्लूकोज, ठीक है। इनको हम ब्रेक डाउन करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, इनसे हम एनर्जी निकलवाते हैं। तो इनका ब्रेक डाउन करने के लिए या इनका रेस्पिरेशन करने के लिए, इनसे एनर्जी जनरेट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, O2 इसको प्रोवाइड करना पड़ेगा अपनी बॉडी को। जैसे मान लो ये अपनी बॉडी है, ठीक है। बॉडी में मतलब आपने खाना खाया है, डाइजेशन किया है, अब ग्लूकोज है, फैटी एसिड्स है, ये सारी चीजें हैं, मान लो कार्बोहाइड्रेट्स है, आपने O2 प्रोवाइड किया, इनका ब्रेकडाउन हुआ, इनसे आपको एनर्जी मिली, साथ में बॉडी में आपके क्या बना है, एटीपी तो बना, साथ में क्या बना है, इससे आपको क्या मिला, मतलब इसमें बाय प्रोडक्ट जो टॉक्सिक सब्सटेंस है क्या बना है, CO2। तो CO2 को आपकी बॉडी के बाहर निकालना जरूरी है, रिमूव करना जरूरी है, दैट्स व्हाई ब्रीदिंग जरूरी है, ठीक है। दैट्स व्हाई ब्रीदिंग इज नीडेड, ठीक है। क्लियर है ये बात। अब इसके बाद हमें देखना है रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इन डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। मतलब
हमें तो खुद की रेस्पिरेटरी सिस्टम देखनी है या सारा अभी ह्यूमन फिजियोलॉजी है, लेकिन उसके पहले हमें ये भी देखना उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि पहले ही चैप्टर में हमने ये पढ़ा है जितने भी सारे स्पेसीज पाए जाते हैं सबको उतना ही इक्वल इम्पोर्टेंस है, ठीक है। तो वो बुरा मान जाएंगे, इसलिए हम थोड़ा सा उनके बारे में देखते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम्स इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स भी बोल सकते हो, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। ऑर्गन सिस्टम नहीं बोल सकते क्योंकि हमने एनिमल किंगडम में पढ़ा है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें सिर्फ ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, कुछ में सिर्फ सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है ना। लेकिन अब इसलिए हम ऑर्गन सिस्टम नहीं बोलेंगे। डिफरेंट रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इन डिफरेंट, कुछ में तो ऑर्गन्स भी नहीं है, ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, अब देखो अगर हम सारे जितने भी ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं स्पीसीज फ्रॉम लोअर टू हायर अगर देखें तो सारे जो स्पीसीज है वो सेम तो नहीं है ना। तो उनके जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होंगे या उनमें रेस्पिरेशन होगा या ब्रीदिंग होगी तो कैसे होगी, ये किस क्राइटेरिया के बेसिस पे हम देखते हैं। तो वहाँ पे क्या हम ये क्राइटेरिया यूज कर सकते हैं, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हमने एनिमल किंगडम वाले चैप्टर में बहुत ही डिटेल में पढ़ा है कि कौन से ऑर्गेनिजम्स में कैसे कैसे रेस्पिरेटरी मतलब प्रोसेसेस होते हैं या कैसे वो रेस्पिरेशन करते हैं, कैसे वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस करते हैं, है ना। थोड़ा सा पानी कैसे वो रेस्पिरेशन करते हैं बहुत डिटेल में पढ़ा है हमने एनिमल किंगडम में। यस, तो यहाँ पे आपको कुछ ज़्यादा एफर्ट्स देने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको पता है कौन से ऑर्गेनिज्म में किसके थ्रू रेस्पिरेशन होता है, ठीक है। आप साथ में मुझे बताओ भी जो आपको याद होता है। देखो पहला क्राइटेरिया अगर आप देखो, फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर आप बात करो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मतलब क्या आपको पता है, हमने एनिमल किंगडम में पढ़ा है कि उस ऑर्गेनिज्म में सिर्फ सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या सिर्फ सेल तक ही सीमित है उनकी बॉडी या टिश्यू मिलके काम करते हैं या वहाँ पे ऑर्गन बने हैं। इस बेसिस पे यहाँ पे अगर हम देखें तो एग्जाम्पल देखो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जैसे बहुत ही लोअर लेवल पे ऑर्गेनिज्म भी ब्रीदिंग या रेस्पिरेशन दिखाते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखो आप कि प्लेटीहेल्मिंथ या स्पंजेस पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, टिनोफोरा, है ना। ये सारे जो है लोअर लेवल ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ये कैसे रेस्पिरेशन या कैसे ब्रीदिंग करते होंगे बताओ। इनके पास तो सिर्फ सेल्स है, देखो पोरीफेरा स्पोर्स प्रेजेंट है बहुत, तो ये सिर्फ उनके सिंपल जो जनरल बॉडी सरफेस है उसके थ्रू ही एक्सचेंज ऑफ गैसेस करते हैं। इनमें ज़्यादा कुछ अपने जैसे मैकेनिज्म या कुछ ऐसे कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम नहीं पाया जाता है। सो डिफ्यूजन वाया सिंपल बॉडी सरफेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, वाया सिंपल डिफ्यूजन, बाय जनरल बॉडी सरफेस, उनकी बॉडी ही पोरस है तो उन्हें कोई आराम से गैस अंदर आ सकते हैं, आराम से गैसेस बाहर भी जा सकते हैं। बॉडी सरफेस
अब ये तो हमने एकदम लोअर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में से एक एग्जांपल उठा लिया, ये बहुत ही लोअर लेवल के ऑर्गेनिजम्स है, तो सिंपल डिफिजन ये दिखाएंगे, ठीक है। जैसे कि अपने वेसल्स और अल्वेओलाई में भी तो सिंपल डिफिजन होता है ना, ठीक है, लेकिन अपने बॉडी के अंदर हो रहा है, ऐसे नहीं हम बहुत कॉम्प्लिकेटेड मैकेनिज्म लेके बैठे हैं। दूसरा एग्जांपल बताओ, अब एक एग्जांपल आपने लोअर का बताया, एक एग्जांपल हायर का, जैसे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे देखें हम, तो इनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही लोअर लेवल का है, तो ये ऐसे सिंपल डिफिजन दिखाते हैं। और हम ह्यूमन बींग्स जैसे अपना लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही, अपना लेवल बहुत हाई है, तो हम ह्यूमन बींग्स जो है लंग्स, ऑर्गन सिस्टम मतलब लंग्स के थ्रू हम दिखाते हैं, मतलब ये क्या है, ऑर्गन सिस्टम। बहुत से ऑर्गन्स, मतलब हमारी बॉडी में क्या है, ऑर्गन सिस्टम पाया जाता है, बहुत से ऑर्गन एक साथ आके काम करते हैं, एक से ज़्यादा ऑर्गन्स और एक सिस्टम बनाते हैं और यूनिटी में काम करते हैं, ऑर्गन सिस्टम हमें पाया जाता है। अगर दूसरा बेसिस आप लो, पहला हमने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लिया, दूसरा अगर आप लो तो क्या हम हैबिटेट ले सकते हैं? ऐसे मान लो दूसरा हैबिटेट, अगर हम स्पेसीज या ऑर्गेनिजम्स के हैबिटेट के बेसिस पे उनके ब्रीदिंग या रेस्पिरेशन के वे देखें, तो एग्जांपल जैसे मान लो फिश है, जैसे मान लो फिश है, तो वो किसके थ्रू रेस्पिरेशन करेगी, या ये जो गैसेस करेगी, यस। अब ये उसका हैबिटेट क्या है, एक्वाटिक, उसका हैबिटेट क्या है, एक्वाटिक, तो ये किसके थ्रू रेस्पिरेशन या ब्रीदिंग करेगी, विद द हेल्प ऑफ गिल्स, यस। अब दूसरा एग्जांपल, एक हमने एक्वाटिक लिया हैबिटेट, जैसे मान लो एक आपने एक्वाटिक का एग्जांपल लिया है, दूसरा आप किसका एग्जांपल लोगे, टेरेस्ट्रियल, टेरेस्ट्रियल में आप उनका भी एग्जांपल ले सकते हो। तो ये क्या होगा एग्जांपल, इसको हम लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन या ब्रीदिंग करते हैं, ठीक है, क्लियर ये बात? यस, ओके। तो देखो पहला क्राइटेरिया हमने क्या लिया था यहाँ पे, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जैसे बहुत ही लोअर लेवल के जो ऑर्गेनिजम्स है, हमने एनिमल किंगडम में सारे देखे हैं सिस्टम, है ना, सारा देखा है, तो ज़्यादा यहाँ पे है भी नहीं उतना, आगे हम और देखने वाले हैं, 2-3 पॉइंट तो एनसीईआरटी से ज़्यादा ही लेंगे हम, डोंट वरी। तो अगर आप बहुत ही लोअर लेवल पे जाते हैं, जैसे प्लैटिहेल्मिंथ, पोरीफेरा, मतलब अपने स्पंज या सिलेंड्रेटा, टिनोफोरा, इनमें सिंपल डिफ्यूजन होता है, और हायर जैसे जैसे आप आगे आगे जाते हो, ऑर्गन्स आएंगे, ऑर्गन सिस्टम आएंगे, तो हमें लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन होता है, ये सबको पता है। अगर आप हैबिटेट की बात करो, तो कोई एक्वाटिक है तो जैसे कि फिश, वो गिल के थ्रू रेस्पिरेशन करेगी, और टेरेस्ट्रियल है तो लंग्स के थ्रू करते हैं, जैसे एम्फीबियन, हम फ्रॉग की बात करते हैं, फ्रॉग, जैसे बहुत से एम्फीबियंस लंग के थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं। अगर हम फ्रॉग की बात करते हैं तो वो गिल भी यूज़ करता है, जब वो टेडपोल होता है, बक्कोफेरेंजियल भी करता है, मॉइस्कीन के थ्रू भी करता है, एंड वो लंग के थ्रू भी करता है, ठीक है। तो हम सबका लिखने वाले हैं एक एक ऑर्गेनिज्म, ठीक है, क्लियर है बात यहाँ तक? पहले हम लोअर लेवल से हायर लेवल की तरफ जाएंगे। सबसे पहले पहला किंगडम, या जैसे आगे आगे हम किंगडम में, जैसे एनिमल किंगडम में हमने सबसे पहले किसको पढ़ा था, सबसे लोअर, यस, पहला अपना पोरीफेरा, इसे हम क्या बोलते हैं, स्पंज बोलते हैं, यस, स्पंजेस।
करते हैं ना, डिश वॉशर हो या बॉडी वॉश का स्पंज जो होता है अपना, वो जो होते हैं उन पे पोर्स पाए जाते हैं, तो बहुत इजीली उसमें पानी जो है वो एब्जॉर्ब हो जाता है, या जो फोम है वो भी उसमें बहुत इजीली एब्जॉर्ब हो जाता है, तो वो हम डिश वॉशर के हिस्से यूज करते हैं। तो वो हमें, आपको पता होगा स्पंज है ना, बहुत ही पोरस होता है, पोरीफेरा से याद रखना, उसमें बहुत ही पोर्स पाए जाते हैं। तो ऑब्वियस है इतने उसके बॉडी के ऊपर अगर पोर्स पाए जा रहे हैं तो सिंपल डिफ्यूजन की हेल्प से आराम से जो भी है वो, मतलब जो सेल्स है, ठीक है, उनमें सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है ना, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है दे डू वाया डिफ्यूजन, मतलब सेल के हेल्प से ही वो सारी चीज़ें करते हैं, उनमें टिश्यू भी नहीं पाया जाता है, ठीक है। अब इनके साथ कौन कौन आता है, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा और प्लैटिनम, ठीक है। ये कैसे रेस्पिरेशन दिखाते हैं, वाया सिंपल डिफ्यूजन। मतलब सिंपली आपको क्या याद रखना है, ये सिंपल डिफ्यूजन की हेल्प से एक्सचेंज ऑफ गैसेस करते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने सेल्स इसलिए मेंशन किया है क्योंकि उनमें सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है। मतलब अब ये जो प्लैटीहेल्मिन्थ है ना, प्लैटीहेल्मिन्थ, ठीक है, इसको अब ये पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, यहाँ तक वाया सेल्स, ठीक है। अब जो प्लैटीहेल्मिन्थ है इसकी बॉडी बहुत ही ऐसे पतली सी होती है, ठीक है, तो इतनी, हाँ, फ्लैट होती है, इतनी पतली सी उसकी बॉडी होती है कि आराम से वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस उसके जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू कर सकते हैं। तो ये जो सेल वाला मैंने स्टेटमेंट लिखा है, यहाँ तक जो लिखा है सेल्स, ये मैंने इन तीनों के लिए लिखा है, और वाया जनरल बॉडी सरफेस जो लिखा है मैंने, ये प्लैटीहेल्मिन्थ के लिए लिखा है, ठीक है। क्लियर है बात, मतलब समझ में आता है इतना लोगों, यस। इसके बाद जैसे देखो मोलस्क, मोलस्क का पता है आपको, तो मोलस्क जो है या मोलस्क का जो है ये किसके थ्रू रेस्पिरेशन दिखाते हैं, तो ये भी गिल्स के थ्रू ही रेस्पिरेशन करते हैं, गिल्स के थ्रू ही ये रेस्पिरेशन दिखाएंगे। इसके बाद आर्थ्रोपोडा, जो अपने आर्थ्रोपोडा है या आर्थ्रोपोड्स, इनमें देखो जो एक्वाटिक इंसेक्ट्स है जैसे क्रस्टेशियंस, प्रॉन पता है आपको, ठीक है, तो उनमें गिल लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, और जो भी लैंड पे पाए जाने वाले इंसेक्ट्स होते हैं, डाउट है कुछ नहीं ना, मुझे लगा आप हैंड रेज कर रहे हो, ठीक है। जो आर्थ्रोपोड्स है, जो टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट्स है, ठीक है, जो टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट, एक इंसेक्ट को तो हमने बहुत ही प्रॉपरली पढ़ा है, यस, टेरेस्ट्रियल, जो टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट्स है उनमें बताओ क्या होगा, क्या होता है,
इनमें ट्रैकियल ट्यूब्यूल्स के थ्रू रेस्पिरेशन किया जाता है। और जो क्रस्टेशियंस मतलब प्रॉन्स जो है, प्रॉन्स मतलब एक्वाटिक इंसेक्ट जो होते हैं उनमें गिल लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है। गिल लाइक स्ट्रक्चर इनमें पाया जाता है जिसके थ्रू ये रेस्पिरेशन करते हैं। ठीक है, ये बात क्लियर है आपको? जो इकाइनो सॉरी इसके बाद जैसे मान लो फ्रॉग है अपना, फ्रॉग। अब स्पेशली मैं फ्रॉग को अलग से लिख रही हूँ, ठीक है। एम्फीबियन को मैं जब हम हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनिजम्स को एक साथ लिखेंगे तो उनके साथ एम्फीबियन आएगा, लेकिन फ्रॉग को इसलिए हम अलग से लिख रहे हैं क्योंकि वो बहुत सारे वैरायटी ऑफ रेस्पिरेशन के वे दिखाता है। फ्रॉग जो है, अब जब वो छोटा होता है, जब वो बच्चा होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? टैडपोल। जो ये टैडपोल है ये एक्वाटिक होता है, ठीक है। तो अगर ये एक्वाटिक है तो ये किसके थ्रू रेस्पिरेशन करेगा? अगर ये एक्वाटिक है ये गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन करेगा, ठीक है। और अडल्ट फ्रॉग जो होता है, अडल्ट फ्रॉग ये बहुत सारे वे दिखाता है, जैसे बक्कोफैरिंजियल, दूसरा ये क्या दिखाएगा? बाय मॉइस्ट स्किन, मॉइस्ट स्किन। और ये लंग्स के थ्रू भी रेस्पिरेशन दिखाता है, ठीक है। और क्या बाकी है अपना? हाँ, अर्थवर्म, अर्थवर्म रह गया। अर्थवर्म कैसे रेस्पिरेशन दिखाता है? तो अर्थवर्म की जो बॉडी होती है, उसका जो बॉडी सरफेस होता है वो मॉइस्ट होता है, बहुत ही ऐसी गिलगिली सी उसकी स्किन होती है, चिपचिपी सी, है ना। तो वो उसके मॉइस्ट बॉडी सरफेस के थ्रू रेस्पिरेशन दिखाता है। अब हमें क्या लगता है कि मैम हमें जब पसीना आता है अपनी बॉडी भी मॉइस्ट हो जाती है ना, या हम अभी अभी नहा के आए हैं, हमारी बॉडी पे मॉइस्चर प्रेजेंट है, हम बारिश में भीग रहे हैं, हमारी बॉडी पे मॉइस्चर प्रेजेंट है, तो हम भी अपने स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन कर सकते हैं। हम में नहीं होता है, ये सिर्फ अर्थवर्म में ही होता है, थ्रू देयर मॉइस्ट स्किन, ठीक है। तो अर्थवर्म में मॉइस्ट स्किन की हेल्प से सिंपल डिफ्यूजन होता है, ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस करता है विद द हेल्प ऑफ देयर मॉइस्ट स्किन, ठीक है। और एक इकाइनोडर्म्स, ठीक है। इससे पहले इसको थोड़ा लास्ट में थोड़ा ये हायर की तरफ आता है। इनमें कैसे रेस्पिरेशन होता है? तो इनमें ट्यूब फिट्स पाए जाते हैं, ठीक है। ट्यूब फिट्स की हेल्प से इनमें किया जाता है रेस्पिरेशन। और मतलब जैसे पहले देखो, पोरिफेरा, सिलेंट्रेटा, टेनोफोरा, प्लेटिहेल्मी, बहुत ही लोअर लेवल के ऑर्गेनिजम्स, पोरिफेरा, सिलेंट्रेटा, टेनोफोरा तक सेल्स की हेल्प से ही डिफ्यूजन होता है, मतलब सेल के थ्रू ही एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा। प्लेटिहेल्मी में उसकी बॉडी बहुत ही ऐसी पतली सी फ्लैट सी होती है,
तो उसकी बॉडी के थ्रू सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। उसके बाद अगर आप देखो तो जो अपने मोलस्क है उनमें गिल्स की हेल्प से रेस्पिरेशन होता है। देन आर्थ्रोपोडा में टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट्स में ट्रैकियल ट्यूब्स पाए जाते हैं। प्रॉन्स जैसे क्रस्टेशियंस है जो एक्वाटिक जो पानी में रहते हैं उनमें गिल लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। और अर्थवर्म में मॉइस्ट स्किन की हेल्प से रेस्पिरेशन किया जाता है। और जो अपने इकाइनोडर्म्स है इनमें ट्यूब फिट्स पाए जाते हैं। उसके बाद आती है अपनी फ्रॉग जिसमें टैडपोल जो होता है फ्रॉग में टैडपोल जो होता है वो अभी छोटा है, ठीक है, तो वो पानी में रहता है तो किसके थ्रू रेस्पिरेशन दिखाएगा? जगह नहीं तो आगे ही लिखूंगा इसका। अडल्ट फ्रॉग buccopharyngeal through their moist skin and lungs के थ्रू भी वो रेस्पिरेशन कर सकता है। मतलब वो 3 तरह से रेस्पिरेशन कर सकता है, 4 तरह से। जब वो छोटा है गिल्स की हेल्प से, जब वो बड़ा होगा तो 3 तरह से वो रेस्पिरेशन दिखाता है। अब बच गए कौन से? हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनिजम्स या एनिमल्स, जिनमें कौन कौन आएगा? एम्फीबियंस, मोस्ट ऑफ ये भी एम्फीबियन ही है लेकिन इसको हम अलग से लिखते हैं। और लास्ट में कौन आएगा? हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनिजम्स लाइक एम्फीबियंस, reptiles, एप्स मतलब कौन? बर्ड्स। और हम हैं मैमल्स। ये जो कैटेगरीज है, ये जो हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनिजम्स है, ये मोस्ट ऑफ देम किसके थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं? ये करते हैं लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन, ठीक है। और हम भी मैमल्स में ही आते हैं तो हम भी लंग्स के थ्रू ही रेस्पिरेशन करते हैं, ठीक है। क्लियर है ये बात? यस। स्टार्टिंग टू एंड सबसे हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म जो है वो लंग्स की हेल्प से रेस्पिरेशन करते हैं और हम भी लंग्स की हेल्प से रेस्पिरेशन करते हैं। और हमें इस चैप्टर में अपना रेस्पिरेटरी सिस्टम देखना है, अपना रेस्पिरेशन देखना है। लेकिन ये भी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए जो कि हमने बहुत डिटेल में एनिमल किंगडम वाले चैप्टर में पढ़ी है, ठीक है। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्लियर ये बात? ओके, एक बार मैं इसको रिकॉल करती हूँ, फिर मैं स्टार्ट करूँगी ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। क्योंकि एक बार ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट किया फिर वो रिदम ब्रेक नहीं होना चाहिए। अगर टाइम इस लेक्चर में बचता है तो वो स्टार्ट करूँगी, नहीं तो नेक्स्ट लेक्चर। तो अब तक हमने क्या क्या देखा? We have started breathing and exchange of gases. Yes. पहले हमने breathing वर्सेस रेस्पिरेशन देखा ना, ये दो कैसे अलग है, हमें ये प्रूव करना था कि ये दो अलग है। तो ब्रीदिंग मतलब क्या लिखा हमने? सिंपली एक्सचेंज ऑफ गैसेस। कौन से गैसेस? ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। इनहेल मतलब जो आप सांस ले रहे हो, ठीक है, आप ले क्या रहे हो? ऑक्सीजन, मतलब आप इंस्पिरेशन कर रहे हो। जब आप सांस लेते हो, लेके देखो आपको थोड़ा एफर्ट्स लेना पड़ता है। इसे देखो, अभी ये जो नहीं यहाँ पे लिखा है एक्सपिरेशन पैसिव प्रोसेस, यहाँ पे और एक बात कि नॉर्मल इंस्पिरेशन और नॉर्मल एक्सपिरेशन की बात चल रही है यहाँ पे, जो मैं एक्टिव एंड पैसिव प्रोसेस यहाँ पे लिख रही हूँ। अगर आप फोर्सफुल एक्सपिरेशन करना चाह रहे हो, फोर्सफुल इनहेलेशन करना चाह रहे हो, तो वो जो सारे टर्म्स है फोर्सफुल के केस में क्या होगा वो हम आगे बढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे जो मैंने देखा लिखा है कि इनहेल एक्टिव प्रोसेस, एक्सहेल पैसिव प्रोसेस। तो ये जब आप नॉर्मली इनहेल कर रहे हो, जब आप नॉर्मली एक्सहेल कर रहे हो, नॉर्मली अगर आप इनहेल कर रहे हो तो भी आपको एनर्जी लगती है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। लेकिन ये जो मैंने पैसिव लिखा है यहाँ पे एक्सहेल पैसिव प्रोसेस, तो ये जब आप
नॉर्मली एक्सेल कर रहे हो, जब लेट्स से मान लो आपने एक नॉर्मल सांस ली है तो आप नॉर्मली एक्सेल करोगे ना। जब आप जोर से सांस लोगे तो आप जोर से थोड़ा सा ये होगा तो वो अलग केस हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मोरल ऑफ द स्टोरी जो अपना एक्सेलेशन है ये पैसिव प्रोसेस है, ठीक है, वो हम आगे देखेंगे और डिटेल में। और रेस्पिरेशन मतलब क्या? रेस्पिरेशन एक सेल्यूलर प्रोसेस है, उसमें क्या होता है यूटिलाइजेशन ऑफ O2 इनहेल, जो आप ऑक्सीजन ब्रीदिंग के थ्रू ले रहे हो बॉडी में, उसका यूज किया जाता है, उस प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन बोलते हैं, ठीक है। अब रेस्पिरेशन में होता क्या है, जैसे मान लो आपने कोई भी कुछ भी खाना खाया है जिससे आपको स्टार्च मिला है, ठीक है, हमने आलू खाया, यस आलू में स्टार्च होता है, क्योंकि हमने पहले जो प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ी उसमें हमने ये पढ़ा था कि जो अपना सैक साइंटिस्ट ने बताया था, सैक से मैंने आपको दो चीज़ें याद रखने को बोला था, ये स्टोरेज, तो उन्होंने हमें बताया था कि प्लांट्स में जो भी फूड स्टोर किया जाता है स्टार्च के फॉर्म में स्टोर किया जाता है, और वो आप खा रहे हो मतलब आपकी बॉडी में क्या आ रहा है, आपकी बॉडी में आ रहा है स्टार्च, जिसको ब्रेक डाउन करना पड़ता है, जिसको आप डाइजेशन की हेल्प से ब्रेक डाउन करते हो, मतलब आप उसको डाइजेस्ट कर रहे हो, तो वो सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट होगा, मतलब वो होगा कन्वर्ट इसमें ग्लूकोज में, ठीक है। अब आपकी बॉडी में क्या हो गया है, ग्लूकोज आ गया है, मतलब उसको आपने बनाया है। अब ये ग्लूकोज लोड होगा किसमें, ब्लड में, ठीक है। ब्लड बहते बहते जाएगा किसके पास, सेल्स के पास, फिर वो ग्लूकोज लोड किया जाएगा सेल में। अब सेल में ग्लूकोज तो है, लेकिन अभी लेट से मान लो ऑक्सीजन नहीं है, तो उस ग्लूकोज का कुछ फायदा नहीं है, तो फिर जो आपने ब्रीदिंग के थ्रू ऑक्सीजन लिया है वो ऑक्सीजन पूरा ट्रैक को ट्रैवल करके वो अल्वेओलाई में गया, अल्वेओलाई से वो जाएगा ब्लड में, ब्लड के थ्रू वो फिर से कहाँ पे जाएगा, सेल्स में। अब सेल के पास ग्लूकोज भी है, ऑक्सीजन भी है, दोनों की प्रोसेस होगी वहाँ पे, बायोकेमिकल प्रोसेस, और ये वाला रिएक्शन वहाँ पे, ये एट दी एंड वाला रिएक्शन है ये, और हमें मिलेगा ATP मतलब एनर्जी, लेकिन उसके साथ हमें कार्बन डाइऑक्साइड भी मिल रहा है, ठीक है। ये जो H2O है, जो वाटर है, अपनी बॉडी खुद के लिए यूज़ करती है, थोड़ा बहुत जो वाटर वेपर्स होते हैं वो एक्सेल जब आप करते हो तो वो आता है साथ में, जब आप सांस छोड़ के देखो या वो क्लोजअप वाला ऐड होता है ना, एक्सेल करके देखो, थोड़े से वाटर वेपर्स आपको फील होंगे, मतलब गैस के साथ थोड़े बहुत जो वाटर वेपर्स होते हैं वो आते हैं बाहर, लेकिन वाटर तो चलो टॉक्सिक नहीं है, अपनी बॉडी खुद के लिए यूज़ करती है। लेकिन बात होती है इसकी, ये CO2 मतलब ये तो बहुत बदनाम है, पता है सबको, ये बहुत बदनाम है। ये जो CO2 है इसको हमें एक्सेल करना है, इसको रिमूव करना पड़ता है, दैट्स वाई ब्रीदिंग जरूरी है। इसके आगे का पॉइंट है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो कि हम दूसरे लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि एक रिदम के साथ, मतलब हम पहले फ्लो चार्ट के थ्रू देखेंगे, मतलब कैसे आपको सारे टर्म्स क्लियर हो जाएंगे, बाद में हम डायग्राम में करेंगे, उसके बाद डायरेक्टली मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन, मतलब नेक्स्ट लेक्चर में हम पूरा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट, ठीक है। यहाँ तक इंट्रोडक्टरी पोर्शन का आपको